Hello bachcho, let's read the question. The question says select the incorrect statement. Option 1, separation of DNA fragments occurs based on their size in agarose gel. Option 2, blue-white selection involves insertional inactivation of beta-galactosidase gene. Option 3, treatment with ice-cold calcium can enhance efficiency of transformation in host cells. Option 4, extension step during PCR is based on thermolabile nature of the Taq polymerase. हमें इनमें से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की फॉर दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम कॉमनली RDT के नाम से भी जानते हैं। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है इसमें हम क्या करते हैं, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को इनकॉर्पोरेट करते हैं इनटू द होस्ट सेल्स एंड देन उससे हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन्स के मिक्सचर को सेपरेट एंड विजुअलाइज कर सकते हैं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं, हमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स देते हैं बाय क्लीविंग एट स्पेसिफिक पोजीशंस। अब ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इन फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं और इनकी सेपरेशन कैसे होती है, जब हम इन फ्रेगमेंट्स को पास करते हैं थ्रू अ मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स नॉर्मली क्या होता है, एक एगरोस जेल। अब इस मैट्रिक्स पर हम क्या अप्लाई करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या होता है, जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं, नेगेटिव डीएनए फ्रेगमेंट्स, ये नेगेटिव डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो कि होता है एनोड। अब ये जो सेपरेशन हो रही है डीएनए फ्रेगमेंट्स की, ये हो रही है बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज, जो हमारे स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं वो ज्यादा दूर तक मूव कर सकते हैं, यानी कि दे कैन मूव फार अवे, और जो हमारे लार्ज फ्रेगमेंट्स होते हैं वो ज्यादा दूर तक मूव नहीं कर सकते हैं, नॉट फार अवे। सेकेंडली अगर हम बात करें अब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की, सेकेंड इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीनिंग या फिर हम बोलते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। इट इज डन टू आइडेंटिफाई द रिकॉम्बिनेंट्स। और ये रिकॉम्बिनेंट्स को हम आइडेंटिफाई कब करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ in the presence of क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और ये आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज के कोडिंग सीक्वेंस में हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं। इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या होता है, हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए की क्या करते हैं, इंसर्शन करते हैं। यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इट इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज। एंड इस इंसर्शन से क्या होता है, जो जीन्स बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को सिंथेसाइज कर रहे थे वो जीन्स क्या हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो जो जीन्स दैट वर सिंथेसाइजिंग बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये जीन्स हो जाते हैं इनएक्टिवेट। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का यूज करते हैं। अगर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में हमारे पास ब्लू कॉलोनीज ऑब्टेन हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये ब्लू कॉलोनीज सिग्निफाई करती हैं नॉन
रिकॉम्बिनेंट्स को। और अगर हमारे पास इस सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में कलरलेस कॉलोनीज ऑब्टेन हो रही हैं तो वो सिग्निफाई करती हैं रिकॉम्बिनेंट्स को। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब कोल्ड कैल्शियम ट्रीटमेंट की, तो डीएनए का जो बेसिक नेचर होता है ये क्या है, इट इज हाइड्रोफिलिक नेचर। अब इस हाइड्रोफिलिक नेचर वजह से जो डीएनए है ये इजीली मेम्ब्रेन्स के थ्रू पास नहीं कर सकता, इट कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन्स। तो इसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो प्लाज्मिड टेकअप इजीली नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, एक बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है ताकि वो इस डीएनए को टेकअप कर ले। और हम कॉम्पिटेंट कैसे बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस बैक्टीरियल सेल को हम ट्रीट करते हैं विद डाइवेलेंट केटायन, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम। अब जब कैल्शियम के साथ हम इसे ट्रीट करते हैं तो डीएनए की एफिशिएंसी बढ़ जाती है कि वो सेल मेम्ब्रेन को पास करता है थ्रू द पोर्स। एंड हम क्या करते हैं कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को और कैल्शियम ट्रीटेड सेल्स को हम क्या करते हैं, इनको हम इंक्यूबेट करते हैं ऑन आइस। और इस इंक्यूबेशन के बाद हम क्या करते हैं, इन सेल्स को हीट शॉक देते हैं, वी गिव इट हीट शॉक। और ये हीट शॉक कब मिलता है, एट 42 डिग्री सेल्सियस। और इस हीट शॉक के बाद अगेन हम क्या करते हैं, इनको इंक्यूबेट करते हैं ऑन आइस, जिससे कि हमारा जो बैक्टीरियल सेल है वो कॉम्पिटेंट बन जाता है एंड प्लाज्मिड डीएनए को टेकअप कर लेता है। नेक्स्ट फोर्थ अगर हम बात करें टैक पॉलीमरेज एंजाइम की, टैक पॉलीमरेज एंजाइम की, तो टैक पॉलीमरेज एंजाइम को हम किस में यूज करते हैं, इन पीसीआर टेक्निक। और पीसीआर क्या है, इट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब पीसीआर टेक्निक के होते हैं हमारे पास 3 मेजर स्टेप्स, और ये 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं, दीज आर डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन स्टेप में क्या करते हैं, हम टैक पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन करते हैं और हमारे डीएनए स्ट्रैंड्स को एक्सटेंड करते हैं। अब अगर हम बात करें कि टैक पॉलीमरेज एंजाइम को ही क्यों यूज करते हैं, बिकॉज टैक पॉलीमरेज क्या है, ये है एक थर्मोस्टेबल डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और इस थर्मोस्टेबल एंजाइम की क्या खासियत है कि ये एट हाई टेम्परेचर्स पर भी क्या रहता है, इफेक्टिवली अपना काम परफॉर्म करता है। तो अगर हम अपने स्टेटमेंट देखें यहाँ पर, इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, तो हमारी इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि पीसीआर टेक्निक में हम टैक पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स थर्मोस्टेबल नेचर, ना कि थर्मोलेबाइल नेचर। थर्मोलेबाइल नेचर का मतलब है कि वो हीट की वजह से डीनेचर हो सकता है। तो हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4, और बाकी के ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे रॉन्ग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।